पाकिस्तान में हर बड़े प्रोटेस्ट के नतीजे में या तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है या फिर हुकूमत वीक हो जाती है या फिर मार्शल आ जाता है। जबकि इंडिया में हम देखें जहां 47 के बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए कई मामलात पर, उसके बावजूद इंडिया में होने वाले किसी एक प्रोटेस्ट के बायस कोई हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। उन प्रोटेस्ट के बायस इलेक्शन में फ़र्क पड़ा, आने वाले इलेक्शन में फ़र्क पड़ा, लेकिन फौरी तौर पर कोई हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट वो फैक्टर है कि जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट देती है और उस सपोर्ट के बाद फिर या तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है या वीक हो जाती है? क्या है ये सारा सिस्टम, ये डायनामिक्स जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट में काम करती है और इंडिया में प्रोटेस्ट और होते हैं लेकिन वहाँ हुकूमतें ख़त्म नहीं होती? इस सारे सिनेरियो में अब पीटीआई की फाइनल कॉल, इमरान खान की फाइनल कॉल 24 नवंबर को बड़ा एहतजाज करने का होमवर्क हो रहा है, बड़ा एहतजाज करने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये एहतजाज क्या पाकिस्तान में कुछ नया राइट करेगा? क्या हिस्ट्री में कुछ नया राइट होगा या हिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रिपीट करेगी? आज ये समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया दोनों स्टेट्स में बहुत से मामलात पर बड़े बड़े एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट्स हुए। इसमें अगर हम मेन स्ट्रीम प्रोटेस्ट्स की बात करें तो जिस तरह इंडिया में स्टेट्स को लेकर मुख्तलिफ जो मुतालबात थे, डिमांड्स थी, उनको लेकर एहतजाज हुए नेहरू के दौर में ही। उसके बाद अगर हम देखें इंदिरा के दौर में जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश मूवमेंट, जिसको बिहार मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसको स्टूडेंट मूवमेंट भी कहा जाता है, ये 1974 में शुरू होती है और इसमें इंडिया के बहुत से राइट विंगर्स के साथ साथ लेफ़्ट के एलिमेंट भी शामिल होते हैं, कांग्रेस के कई एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ जना संघ जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो शामिल होती है, आरएसएस शामिल होती है, इसके साइड बाय साइड नक्सलाइट मूवमेंट भी चल रही होती है। इस प्रोटेस्ट का नतीजा एमरजेंसी की सूरत में निकलता है 1975 में। ये एमरजेंसी ख़त्म होती है, 1977 में इलेक्शन होते हैं तो जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन यहाँ फिर ये साबित हो रहा है कि उस एहतजाज के बायस इंदिरा की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में इंदिरा की हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो 1987 में एक बड़ा स्कैम सामने आया था। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने जो डील हथियार की है, हथियारों की डील की है बूफोर्स के हवाले से, बूफोर्स के तोपें और बाकी जो सारे टैंक्स और असला लिया जा रहा है, इसमें इन्होंने बहुत भारी कमीशन खाया है। इस स्कैम के आने के बाद, करोड़ों रुपए के स्कैम के आने के बाद राजीव गांधी के ख़िलाफ़ किसी हद तक प्रोटेस्ट हुए। उनके अपने मिनिस्टर्स ने भी, ख़ास तौर पर वीपी सिंह ने भी हुकूमत छोड़कर प्रोटेस्ट लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन फिर राजीव गांधी की हुकूमत इस प्रोटेस्ट के बायस ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसको राजीव गांधी को ये नतीजा फिर इलेक्शन में भुगतना पड़ा। 89 के प्रोटेस्ट के बायस हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर वीपी सिंह के दौर में, वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया। मंडल कमीशन लागू करने से मुराद कि जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में, इनको रिजर्वेशन मिल गई। जॉब्स के अंदर इनका कोटा हो गया 27%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, पब्लिक सेक्टर की जॉब थी, इसमें ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन का राइट मिला। अब इसके ख़िलाफ़ भी बहुत बड़े लेवल पर इंडिया पर एहतजाज हुआ, लेकिन वीपी सिंह की गवर्नमेंट इस एहतजाज के बायस ख़त्म नहीं हुई, वो और साजिशों के बायस ख़त्म हुई, कांग्रेस की, बीजेपी की, कोई भी यानी वहाँ हुकूमत प्रोटेस्ट के बायस ख़त्म नहीं हो रही। हम ये केस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बड़ा मशहूर फिर 2011 में अन्ना हज़ारे मूवमेंट चली थी इंडिया में करप्शन के ख़िलाफ़। कांग्रेस के दौर में 2004 के बाद से बहुत ज़्यादा करप्शन के स्कैम आ रहे थे, करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे थे, रिकॉर्ड टूट रहे थे करप्शन के। तो अन्ना हज़ारे एक एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र के, ये मैदान में आए, दिल्ली में बैठे और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली
جو آج کی آپ پارٹی ہے، عام آدمی پارٹی ہے اروند کیجریوال کی، یہ لوگ اروند کیجریوال بھی اور آپ پارٹی بھی اس احتجاج کے بعد نکلی. انا ہزارے تو پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس احتجاج میں ہی جو اروند کیجریوال اور باقی لوگ شامل تھے انہوں نے پھر عام آدمی پارٹی بنائی. لیکن اس جو یہ کانگریس کی یو پی اے کی گورنمنٹ بھی جو کہلاتی ہے، اس جو پروٹیسٹ چل رہے تھے، اس پروٹیسٹ کے باعث یہ حکومت ختم نہیں ہوئی. کانگریس کو 2014 کے الیکشنز میں ہی نتائج بھگتنے پڑے کرپشن کے، حکومت اپنی جگہ چلتی رہی. اس کے بعد بھی انڈیا میں جب ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم 3-4 مین سٹریم طرح کے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. باقی جو احتجاج ہوئے ہیں، کوئی رام مندر کے نام پر، مذہب کے نام پر، نکسل باڑیوں کی تحریک چلی ہے، زبانوں کی بنیاد پر یا مختلف ریجنز علاقوں میں تحریک چلتی ہے، اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے. یہ وہ احتجاجات کی مثالیں ہیں، پروٹیسٹس کی مثالیں ہیں جن کا سینٹر پر کوئی نہ کوئی فرق رہا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی احتجاج حکومت کو ختم نہیں کر سکا. حکومت اپنی جگہ سسٹین رہی. حکومت ختم ہوئی بھی تو الیکشنز کے بعد، یعنی وہ حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت آئی. پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس رہی ہے. پاکستان میں جو بڑے پروٹیسٹس ہوئے ہیں، جو بڑے احتجاج ہوئے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ میس لیول پر جو احتجاج ہوئے ہیں، ان میں تقریباً ہر بڑے احتجاج نے یا تو حکومت کو ختم کیا یا ویک کیا، اور کئی پروٹیسٹ یا احتجاج کے باعث سرے سے مارشل لا لگ گیا. بلکہ ایک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پہلا مارشل لا تھا 1958، اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہوں گے، لیکن ایک جو اہم فیکٹر کہا جاتا ہے وہ اس وقت کے مسلم لیگی لیڈر قیوم خان کا لانگ مارچ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ راولپنڈی سے گجرات تک کتنے میلوں پر پھیلا ہوا لانگ مارچ تھا. اس لانگ مارچ نے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے قیوم خان، اس لانگ مارچ نے اہم کردار ادا کیا تھا. اکتوبر 58 میں مارشل لا لگوانے میں پہلے اسکندر مرزا نے جس طرح مارشل لا لگایا، اور اس کے بعد ایوب خان نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا 27 اکتوبر 1958 کو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایوب خان کے خلاف جو 1968-69 میں میس لیول پر پروٹیسٹ چلے، اس وقت ایسٹ پاکستان میں بھی جو عوامی لیگ تھی، شیخ مجیب کی پارٹی تھی، اور یہاں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، مذہبی جماعتیں، بائیں بازو کی جماعتیں، سوشلسٹ، کمیونسٹ، نیشنلسٹ، ریلیجس لیڈرز، ان سب اسٹوڈنٹس خاص طور پر، ان سب نے بہت بڑے لیول پر پروٹیسٹ کیے تھے. نتیجہ 1969 کا مارشل لا، یحییٰ خان کا مارشل لا، اور پھر یہ مارشل لا 1971 تک رہا. اس دوران الیکشن بھی ہوئے. ایسٹ پاکستان میں ظلم و ستم، جبر کے پہاڑ بھی توڑے گئے، آپریشن کیا گیا، ایسٹ پاکستان بھی الگ ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی اگر ہم بات کریں تو 1977 کے الیکشن کے بعد جو PNA پاکستان نیشنل الائنس کا پروٹیسٹ تھا، یہ بھی بہت میس لیول پر پروٹیسٹ تھا، خاص طور پر پنجاب کے شہروں میں. جو یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے، اس کا واضح نتیجہ ہمارے سامنے آیا جولائی 1977 کے جنرل ضیاء کے مارشل لا کی صورت میں. جنرل ضیاء کے دور میں ان کے خلاف MRD کی تحریکیں چلی. MRD کے اندر پیپلز پارٹی، تحریک استقلال، لیفٹ کی پارٹیز، کچھ ریلیجس پارٹیز، یعنی کمبائن اپوزیشن جماعتیں شامل تھی. لیکن یہ MRD کی موومنٹ سندھ کے علاقوں میں زیادہ ایکٹیو تھی، اس کو پنجاب میں زیادہ رسپانس نہیں ملا، یعنی یہ نیشنل لیول کا اس کو رسپانس نہیں ملا. اس کے بعد ہم دیکھیں جب 90s کا ایرا شروع ہوتا ہے تو بے نظیر بھٹو نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 1992 میں لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد کی طرف کریک ڈاؤن ہوتا ہے پیپلز پارٹی پر، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر 1993 میں بے نظیر پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہیں. لانگ مارچ کا اعلان یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی ہے. آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ انٹروین کرتے ہیں اور بے نظیر سے رابطہ کر کر کہتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ نہ لے کر آئیں، ہم نواز شریف کی ویسے ہی چھٹی کرا دیتے ہیں. تو نواز شریف کی چھٹی کرا دی گئی، ساتھ صدر غلام اسحاق خان کی بھی، اس 93 کے بے نظیر کے لانگ مارچ کا جو انہوں نے تھریٹ دیا تھا کہ لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد بے نظیر کے دوسرے دور میں 1994 سے 1996 تک نواز شریف نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر تحریک نجات چلائی پیپلز پارٹی کے خلاف. اس میں ان کو پنجاب کے شہروں سے بہت زیادہ سپورٹ ملی. اس تحریک نجات کے نتیجے میں
नवंबर 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। फारूक लगारी ने इस हुकूमत को ख़त्म किया था। अब नवाज शरीफ के दौर में कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ 97 से लेकर 99 तक। 99 में अक्टूबर 99 में मुशर्रफ कू करते हैं, इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हैं। कुछ एहतजाज करने की कोशिश की जाती है। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ की अहलिया किसी हद तक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नवाज शरीफ की चूँकि डील हो जाती है मियाँ फैमिली की, और वो सऊदी अरब में एग्ज़ाइल में चले जाते हैं सऊदी अरब। और उसके बाद फिर मुशर्रफ 2007 तक मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। लेकिन मार्च 2007 में जब मुशर्रफ इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ करते हैं, उसके बाद जो वकला तहरीक चलती है, ये वकला तहरीक चंद महीने ही चलती है कि इफ्तिखार चौधरी को रिस्टोर कर दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है अदालती फैसले के नतीजे में। यानी जजेस, एक लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये दिखाते हैं कि हम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हैं, इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया जाता है। लेकिन असल खेल शुरू होता है नवंबर 2007 में, जब मुशर्रफ एमरजेंसी का नफाज करते हैं, एक लिहाज से मार्शल ही लगाते हैं, आइन को सस्पेंड करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं हर अहम वकला रहनुमा को। जजेस को 60 से ज़्यादा जजेस को नौकरी से निकाला जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो लॉयर्स मूवमेंट चलती है, अब ये लॉयर्स मूवमेंट के दौरान इलेक्शन भी होते हैं 2008 के, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी बनती है सेंटर में, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर और जरदारी सदर बनते हैं। लेकिन ये एहतजाज 2008 में कई दफ़ा इस्लामाबाद का भी रुख करता है, नाकाम रहता है। इसको कामयाबी मिलती है 2009 में, उस वक्त जब फरवरी में नवाज शरीफ इस एहतजाज को 2009 में लीड करते हैं, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी थी कि इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया जाएगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च अभी लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर गुजरांवाला तक ही पहुंचा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी ने इंटरवीन किया, जजेस को बहाल करवाया, और ये लॉन्ग मार्च फिर नवाज शरीफ ने ख़त्म करने का ऐलान किया। इससे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। उसके बाद हम देखें 2014 में, अगस्त 2014 में पीटीआई के मशहूर ज़माना जो रावलपिंडी में धरने हुए थे, इसके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक भी थी तारुल कादरी की। इसमें अब वाज़े तौर पर किरदार साबित हो चुका है उस वक्त के DGISI का। लेकिन ये एहतजाज कामयाब नहीं हो पाया। इसको उस वक्त एजेंसियां बैक कर रही थी, सपोर्ट थी, कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, एक लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जो ये एहतजाज हुआ था 2014 का। 2016 में पनामा लीक्स के बाद इमरान खान ने, PTI ने जिस तरह शहरों को लॉकडाउन करने का सिलसिला शुरू किया, तो नवंबर 2016 में इन्हीं प्रोटेस्ट के बायस सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस को टेक किया, पनामा केस को सुनने का फैसला किया। और इसी पनामा केस को फिर उसके बाद नवाज शरीफ की छुट्टी कर दी गई नवाज शरीफ की 2017 में। यानी 2016 के प्रोटेस्ट के बायस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर नवाज शरीफ की छुट्टी कर दी, नाअहल करार दे दिया। उसके बाद इमरान दौर में अगर हम बात करें, 2019 में मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च था, जो अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद वो पहुंचे थे। ये लॉन्ग मार्च उस वक़्त तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन यही वो लॉन्ग मार्च की घड़ी थी, टाइम था कि जब मौलाना के साथ इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ये सारा इनका बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर राब्ते शुरू हो गए थे इस लॉन्ग मार्च के बाद। और फिर इस लॉन्ग मार्च का नतीजा वाज़े तौर पर जब जनरल बाजवा ने PDM की जमातों को, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की छुट्टी करवाई अप्रैल 2022 में, उसकी सूरत में हमारे सामने आया इमरान खान अप्रैल 2022 से, यानी इक़्तिदार के बाद, वज़ीर-ए-आज़म जब वो नहीं रहे उसके बाद एहतजाज करने की कोशिश करते रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की। ख़ास तौर पर नवंबर 2022 में बहुत बड़े लेवल का इनका ऐलान था लॉन्ग मार्च करने का, जिसमें इन पर कातलाना हमला भी हुआ, इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान था। लेकिन रावलपिंडी में इस एहतजाज को रोक दिया गया। अब ये बात साबित हो गई है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ ने इमरान खान को कहा था कि अभी वो ये एहतजाज ना करें, इस्लामाबाद ना आएँ। तो जनरल फैज़ के कहने पे ही इमरान खान वापस हो गए थे, उन्होंने एहतजाज नहीं किया था।
अब इस सारे सिनेरियो में जो हमने आपके सामने चंद बड़ी बड़ी एग्जांपल्स पेश की, 24 नवंबर को क्या हो सकता है? 24 नवंबर फैसला कर देगा पाकिस्तान में कि अगर इस एहतजाज को बिल्कुल अवाम ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि किसी एहतजाज को अवाम ने पहले रिस्पांस देना होता है, एस्टेब्लिशमेंट फिर मुदाखलत कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि अवाम बहुत ज़्यादा रिस्पांस ना दे और इस्टेब्लिशमेंट फिर भी कुछ कर दिखाए। 2014 का धरना इसकी एक मिसाल है, जिसमें इमरान खान लाखों बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए थे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि यार आपके पास लाखों बंदा भी नहीं है, 1 लाख बंदा भी नहीं है, हम कैसे हुकूमत ख़त्म कर दें। तो 24 नवंबर में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसमें सबसे पहला जो टेस्टिंग केस होगा कि पीटीआई कितना क्राउड पुल कर पा रही है। पीटीआई ने कितने हज़ार बंदे, लाखों कहना बोल देना आसान है, लेकिन लाखों बंदे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना आसान नहीं होता, पाकिस्तान में कभी भी लाखों बंदे किसी एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए भी नहीं। कितने हज़ार बंदे इकट्ठे होते हैं, अगर तो हज़ारों की तादाद में क्राउड पुल कर लिया पीटीआई ने, इमरान खान की पार्टी ने, फिर उसके बाद बारगेन हो सकता है, फिर कोई गेम चल सकती है, एस्टेब्लिशमेंट कोई डील ऑफर कर सकती है, पीटीआई कुछ डील में कुछ मांग सकती है। ये सारा तय ही उस बात से होना है। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने आपको जिसना कई प्रोटेस्ट की मिसालें दी। प्रोटेस्ट करने वाली जमातों के ताल्लुकात पहले ख़राब ही होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में अपनी कामयाबी दिखाकर, क्राउड को पुल कर फिर यही सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डील करने पर आ जाती हैं। हमने आपके सामने मिसालों से पेश किया, जैसे 1992-93 में बेनज़ीर की मिसाल हमने दी, 2009 में नवाज शरीफ की मिसाल दी, 2019 में मौलाना फजल रहमान की मिसाल दी। तो अब की बार भी ये पता चलेगा पीटीआई क्राउड पुल कर पाती है, नहीं कर पाती, करेगी क्राउड पुल, उसके बाद फिर अगली गेम लगेगी, इस्टेब्लिशमेंट राब्ता करेगी, राब्ता होगा, क्या बारगेनिंग होगी सारी। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में प्रोटेस्ट की डायनामिक्स, और ख़ास तौर पर जो 24 सितंबर को पीटीआई का एहतजाज होने वाला है, इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।